हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर फिजिक्स क्लास। और आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है तो उसको रिवॉल्व करने के लिए उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे? दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पर सर्कुलर मोशन में मास इनटू एक्सेलरेशन में होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो यहाँ AC लिख देंगे। और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने फाइंड किया था, तो हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय आर। ये लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। अगर ये फार्मूला आपको इसका डेरिवेशन आपको देखना है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। इसमें हमने इसको डेराइव किया है v² बाय आर। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के साथ में उस एक्सेलरेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो टूवर्ड द सेंटर होता है। कहाँ होता है? टूवर्ड द सेंटर होता है। जैसे कि ये कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको रिवॉल्व करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको रिवॉल्व करवाने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है जिसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर एक हम आपको असाइनमेंट देते हैं, आपको ये प्रूव करके बताना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर क्यों होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर क्यों होती है ये आपको बताना है। अभी हम बात कर रहे हैं F, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी फोर्स हो सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बनाकर आपको लिखना है। ओके, एनी फोर्स can behave like कोई भी फोर्स can behave like सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर सकता है। अब कोई भी फोर्स तो कोई भी हो सकता है भैया। जैसे कि हम अगर बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, किसकी बात करें? ग्रेविटेशनल फोर्स। हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बिहेव लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। Why this all planets, these satellites are revolving, all these satellites revolving around the our earth, और किसी भी planet के अराउंड जो रिवॉल्व करती है वो क्यों करती है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेकेंड, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? क्योंकि आप अभी क्लास 11th में है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आपने नहीं पढ़ा है। पर ऐसा नहीं है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ रखा है। अभी आप केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके होंगे, और केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के लिए जो उन दोनों के बीच का फोर्स है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पर आपने डेफिनेटली ये फार्मूला यूज़ किया होगा। ओके, थर्ड कैटेगरी हम देखते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, ये जो हमने 3 कैटेगरी देखी है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करता है। ओके, फोर्थ कैटेगरी हम बात कर सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बात कर सकते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। ओके, हम बात कर सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर सकता है। फिफ्थ कैटेगरी हम बात कर सकते हैं टेंशन। टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर सकता है। सिक्स्थ कैटेगरी है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर सकता है। अब एक एक फोर्स की हम बात करते हैं और ध्यान से समझते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी हम बात कर रहे हैं
ग्रेविटेशनल फोर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट कैटेगरी हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो हमने यहाँ पर मान लिया एक हम सर्कुलर पाथ ले लेते हैं। ओके, हमने एक सर्कुलर पाथ ले लिया है ना, और इस सर्कुलर पाथ के सेंटर पर हमारा अर्थ रखा हुआ है। ओके, और जिसका मास है m और मान लेते हैं हमारे चंदा मामा जिनका मास है m, वो इस अर्थ के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं। तो इस चंदा मामा पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज r²। और इसको आप सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर mv²/r लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आया जिसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स को एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम आगे m कैंसिल भी कर सकते हैं, r कैंसिल भी कर सकते हैं, v का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। v इज इक्वल टू क्या होगा? g_m_e डिवाइडेड बाय r, है ना, और रूट अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट g_m_e डिवाइडेड बाय r। ओके, और ये आपका, इससे हम कह सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या कह सकते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या कह सकते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, ये सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। यहाँ से आप केपलर्स थर्ड लॉ को डिराइव भी कर सकते हैं। ओके, हम केपलर्स थर्ड लॉ का डेरिवेशन भी यहाँ से देख सकते हैं जिसमें हम सेंट्रीपेटल फोर्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकेंड कैटेगरी क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेकेंड कैटेगरी है हमारे पास में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बिहेव करता है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा, फिर हमने यहाँ पर ये हमारे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट कंसीडर कर लिया। ओके, ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है और इस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के सेंटर पर यहाँ पर ZE पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब ये ZE क्यों? क्योंकि अगर उस न्यूक्लियस या फिर उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z है तो उसके न्यूक्लियस पर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो चार्ज कितना होगा? ZE। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर nth ऑर्बिट में r रेडियस डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। और उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 r²। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये फार्मूला तो हमने कभी देखा ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये फार्मूला आपने केमिस्ट्री में ज़रूर देखा होगा, तभी आप बोहर मॉडल को समझ सकते हैं और उससे आगे के डेरिवेशन देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम Q1 का वैल्यू ZE पुट करते हैं, Q2 का वैल्यू E पुट करते हैं, डिवाइडेड बाय 4πε0 r², और इसको हम लिखते हैं ME दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू v² डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ से वेलोसिटी और रेडियस में एक रिलेशन हमको मिला। ओके, ये एक r कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास में एक्सप्रेशन मिला ZE² डिवाइडेड बाय 4πε0 r इज इक्वल टू MEV²। ये ME क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लिख लेते हैं ME क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा वो आपको पता होगा, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। ओके, ये सारी बातें हम केवल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 एक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹
ओके, यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट जो है इसको कहते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। और इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका यूनिट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपोजिट होता है, दैट इज दी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं आप बता रहे हैं वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, पर ये आपके सिलेबस में आने वाली है। ये सारी चीज़ें आप क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे और इसीलिए हम बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं। पर यहाँ पर हमारा मेन फोकस जो है केवल आपको ये बताने के लिए है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करता है। दैट्स वाई द ओनली इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। Okay, this electrostatic force is providing the centripetal force, and this expression will help you to find out the different parameter, to find out different parameters. What kind of parameters? Like radius, the radius of nth orbit you can find, the velocity of electron in nth orbit you can find, the time period you can find, frequency you can find, energy you can find, kinetic energy, total energy, mechanical energy, potential energy, सारी चीज़ें आप फाइंड कर सकते हैं और हम करते भी हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम करते भी हैं, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी। जो आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करते हैं दैट इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो यहीं से कहीं ना कहीं आती है। इसके साथ हम एक सेकेंड पॉस्टुलेट बोहर का और यूज़ करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, वो भी हम यूज़ करते हैं और उसका डेरिवेशन भी हम देख सकते हैं यूजिंग द डी ब्रोगली मैटर वेवलेंथ। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। अभी हम इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, पर इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझको और आपको बताना है ताकि हम अगले लेक्चर में उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करता है। ओके, हम क्या बात करते हैं? थर्ड कैटेगरी, जो आगे के 3 फोर्स हैं उनका हम अलग अलग बात करेंगे। हम टेंशन की बात अलग करेंगे, हम फ्रिक्शन की बात अलग करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन की बात अलग करेंगे, क्योंकि वो अभी हमारे करंट सिलेबस में है और उनके केसेस भी हमारे पास ज़्यादा है, उसके एग्जाम्पल भी हमारे पास ज़्यादा है। तो आगे के लेक्चर हम सेपरेटली उनके लिए बनाएंगे, पर अभी हम यहाँ पर इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स इंक्लूड कर देते हैं। ओके, मैग्नेटिक फोर्स इंक्लूड कर देते हैं। बच्चा लोगों, अगर आप आपके सीनियर से, आपके टीचर से, आपके मेंटर से बात करेंगे तो वो हमेशा आपको कहेंगे फिजिक्स में काइनेमेटिक्स जो है, फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वो हमेशा आपकी हेल्प करेगा। वो क्यों हेल्प करेगा वही मैं आपको यहाँ पर विथ प्रूफ बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो 12th के हैं और हम अभी पढ़ रहे हैं 11th में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर ली। क्लास 10th में आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ होती है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी विच इज इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। दिस क्रॉस साइन इज इंडिकेट इनवर्ड टू द प्लेन। ओके, इनवर्ड डायरेक्शन में ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर की है और यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पर इन दोनों के परपेंडिकुलर f फोर्स लगेगा। ओके, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता होगा क्योंकि क्लास 10th में हम पढ़ते हैं और अभी आप क्लास 10th पढ़कर ही आए हैं, अभी एग्जाम देकर ही आए हैं। वो सारे स्टूडेंट अबव 90 होंगे, उनको सभी को, मैक्सिमम स्टूडेंट को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता होगा, FBI रूल पता होगा। दिस इज द फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का मोशन दैट इज द वेलोसिटी। ओके, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो फोर्स कैसा लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करता है तो उस पे फोर्स का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, और जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करता है।
और यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करेंगे, हम उसका डेरिवेशन भी यहाँ देख सकते हैं। अगर हम फोर्स की बात करेंगे एफ तो वो होगा क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज दी एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और वेलोसिटी कैसा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, both are perpendicular to each other. That's why this theta is equal to 90 degree. So this F is equal to QVB, and this force is providing the centripetal force because the direction of force is perpendicular to the velocity. Okay, यहाँ पर आप ये point लिख सकते हैं, direction of force, कौन से force की direction, magnetic force की direction is perpendicular to the velocity vector. That's why it provides the centripetal force. So it is equal to mv square by r. तो यहाँ से एक v को v से कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास में r का वैल्यू आएगा mv डिवाइडेड बाय qb। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रेडियस हमने फाइंड कर लिया है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस हमने फाइंड कर लिया है। ये जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे सर्कुलर पाथ पर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, ओके, और उसका रेडियस जो होगा आर, जो रेडियस है वो हमने फाइंड किया, ओके। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगा, पर हम आपको बता रहे हैं कि ये 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। तो यहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, हमने देखा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी कैटेगरी का फोर्स हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।